हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आपका स्टडी। साथियों, आज का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चूँकि मैं इसमें अभी जीएस का क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो आज से जैसे मंडे आज से फिर स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम रहेगा। और दो से तीन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो अपना मन से डालता हूँ, जो एक्स्ट्रा जो पूछे जाने का सवाल जो रहता है, यानी जो भी एग्ज़ाम आएगा 100% श्योर है इससे कुछ ना कुछ सवाल तो एज इट इज़ मिलेगा आपको। तो साथियों, आप सभी को बहुत इसमें फ़ायदा होने वाला है। और ये भी बता दूँ, इसमें भले मैं 10 क्वेश्चन लगभग कराता हूँ डेली, लेकिन आपको इसमें कंटेंट जो मिलेगा या 40 to 50 क्वेश्चन का मिलेगा कंटेंट। अगर उतना आप लिख के रख लेते हैं या फिर याद रख लेते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ मिलने का चांसेस रहेगा साथियों। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप लोग इसको शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसका सेट प्रैक्टिस ये सब करवाऊँगा तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चलते रहेगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये पुस्तक पर एक क्वेश्चन है, तो ये इसमें क्या इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको आंसर क्वेश्चन और यानी पुस्तक का नाम और लेखक का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आगे क्वेश्चन है उसका डिटेल हम लोग करते चलते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 1 है, प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास क्या है? प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड क्या है? नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राहुल मेहता, ऑप्शन बी है निधि चनानी, ऑप्शन सी है चेतन भगत और ऑप्शन डी है अमीश त्रिपाठी। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा राहुल मेहता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको याद कैसे रखना है, नो अदर वर्ल्ड, ऐसा ध्यान रखना कि नो अदर वर्ल्ड राहुल मेहता साथ में याद रखना ताकि कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि ऑप्शन है यहाँ अप्रवासी जल और खारी जल है, ऑप्शन बी है यहाँ पर एक आयुर्वेदिक केंद्र है, ऑप्शन सी है यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, और ऑप्शन डी यहाँ कई सारे चाय बागान हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पर एक यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। कहाँ पे? केरल के थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये तो ध्यान रखना ही है। अब देखिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, लॉन्चिंग स्टेशन ये पूछ सकता है कि थुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन कब स्थापित की गई? तो थुम्बा में 1963 में रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है वह स्थापित की गई थी। और साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि 1962 में अंतरिक्ष का कार्यक्रम जो है इंडिया में शुरुआत ही हुआ था 1962, यानी। और शुरुआत कौन किए थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में यह गठित हुई थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, यानी 1962 में अंतरिक्ष का कार्यक्रम ही शुरू हुआ था। अगर इससे रिलेटेड और कुछ साइंटिस्ट का क्वेश्चन पूछे तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसरो की स्थापना पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। और इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और के-सिवन अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, तो आप लोग तो जरूर नाम तो जानते ही होंगे। तो इसका अध्यक्ष का नाम, इसरो का फुल फॉर्म, और यह कब स्थापित हुआ तो ये आप लोग भूल जाते हैं, 1969 है, ध्यान रखना 1969। ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत का प्रथम उपग्रह अगर पूछ देता, साथियों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह पूछ देता तो वह होता है आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? तो जो छोड़ा गया कितने 1975 में, यानी 1975 में छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1975। इसरो का स्थापना 1969, और इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो का अध्यक्ष के-सिवन। यानी इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको 100% याद रहे। चलिए, और वीडियो को अगर 2 से 3 बार अगर देख लेते तो 100% श्योर है कि आपके जुबान पे आ जाएगा ये सब, तो भूलने का कोई ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार
मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। लवण यानी साल्ट और प्लस वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए है उदासीकरण, ऑप्शन बी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी है आसवन और ऑप्शन डी है हाइड्रोलाइसिस। साथियों जिसमें क्षार और अम्ल और क्षार मिलकर लवण का जिसमें निर्माण होता है साथियों वो तो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीकरण होता है। यानी ऑप्शन ए 3 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इसका रिएक्शन के साथ हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए जैसे क्या बोला कि अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल एसिड तो इसका NaOH ये बेस लिखते हैं NaOH प्लस HCl। ये देखिए एसिड हो गया, ये NaOH बेस। ये ध्यान रखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस का भी एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो साथियों यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो ये Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, और HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, और ये प्लस इसके साथ माइनस यानी NaCl, इसी को लवण यानी नमक बोला जाता है, प्लस OH और यहाँ से H, ये दोनों मिलके H2O यानी पानी का निर्माण करता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर इस तरह ये अगर रिएक्शन ध्यान रखें तो ये रिएक्शन आपको बहुत सारा सवाल का आंसर इसमें से देते रहेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, ये दोनों मिलके नमक और पानी बनाता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि बेस जैसे ही बोला तो बेस का जो है pH रहता है ग्रेटर देन 7 रहता है, और एसिड का pH लेस देन 7 रहता है, और जो रिएक्शन में जिसका आंसर है उदासीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन यानी वाटर का जो रहता है pH 7 रहता है। ये इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन, और इसमें और 1-2 पॉइंट अगर ध्यान रखें तो और बढ़िया। अगर कभी ये बोल देगा कि किसको छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है, यानी किसको छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है, तो साथियों ये बेस जो होता है ना, इसको अगर आप छूइएगा टच कीजिएगा तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है, और बेस में ही यानी बेस जो है उसी में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होता है, एसिड में नहीं, ध्यान रखना। बेस में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता भी होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा साइड कर दे, छोटा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील वस्तु को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान यानी मास, जो कि इसका आंसर नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन सी है जड़त्व। तो साथियों पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बल यानी फोर्स। देखिए भौतिक इकाई एक वस्तु के, एक तो भौतिक इकाई यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है। जैसे एक स्थिर यहाँ पे इसका जो है वेलोसिटी 0 है, इस पर फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, और एक गतिशील जैसे अब मान लीजिए कुछ रेट से चल रहा है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसमें स्थिर हो, इसको बदलती है, बदलने का प्रयास। आप फोर्स अगर 2 न्यूटन या कुछ भी 2 से 3 न्यूटन लगा रहे हैं तो क्या है, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये कौन कर सकता है, तो ये बल कर सकता है। ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए साथियों इसमें ये बल का यूनिट पूछ सकता है। इसका एक यूनिट होता है, जैसे इसका तो पहले फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन, अब न्यूटन के इसका जो है SI यूनिट हुआ न्यूटन। ठीक है, और इसमें अगर पूछ सकता है कि CGS यूनिट बल का यानी फोर्स का CGS यूनिट ये होता है साथियों, CGS यूनिट होता है इसका डाइन, DYNE डाइन। एक तो ये CGS यूनिट पूछ सकता है। अब इसमें तीसरा ये पूछ सकता है कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, यानी न्यूटन यानी SI और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है। साथियों उसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये फोर्स के यानी बल वाले में बहुत सारे ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है,
या कभी पूछ देता है कि 1 डायन बराबर कितना न्यूटन होता है। तो ध्यान रखना 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। इसी के इक्वल में आप याद रख लीजिए कि इधर डायन लिखा हुआ है यानी ज़्यादा अक्षर से लिखा हुआ, तो यहाँ पावर इधर ही इसी के साथ गुना है। इस तरह से कुछ ट्रिक बना के ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा उल्टा होता है। कभी ये दे देगा कि 1 डायन बराबर डैश न्यूटन, तब 1 डायन बराबर तो इधर आ जाएगा डिवाइड यानी 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर, क्या बोला है, अवतल यानी कन्वेक्स मिरर बोला, ये सॉरी कनकेव मिरर बोला है। अवतल दर्पण कनकेव मिरर की वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई यानी सेंटर पर वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से दूर, ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र पे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र यानी सेंटर पर अगर है तो सेंटर पे ही इमेज बनता है कनकेव मिरर में, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें मैं बताता हूँ, कनकेव मिरर जैसे ये है कनकेव मिरर। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर यहाँ पे इसका फोकस बना दीजिए, इसका कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। और ये इनफाइनाइट, मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इधर आप जब जितना दूर ले जाइएगा, इधर से यानी जितना दूर आप ले जाइएगा इनफाइनाइट की तरफ या इनफाइनाइट पे रखिएगा, तो ये बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में ही इमेज बनेगा, यानी फोकस और सेंटर। अगर इनफाइनाइट पे आप अगर रख रहे हैं वस्तु को तो यहाँ फोकस यानी इधर लास्ट पे रख रहे हैं तो इधर लास्ट पे, अगर बहुत दूर ले जा रहे हैं तो बहुत छोटा इमेज बनेगा, और बहुत पास ले जा रहे हैं, कनकेव मिरर का बात कर रहा हूँ मैं, अगर बहुत पास जैसे यहाँ पे फोकस तक ले आए तो ये बहुत ज़्यादा फोकस पे लाए तो इनफाइनाइट पे बनेगा। तो 2 क्वेश्चन ये नहीं हो गए, इनफाइनाइट पे अगर वस्तु है तो फोकस पे बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखे हैं तो इनफाइनाइट पे बनेगा। ये दोनों अपोजिट हुआ। अब देखिए अगर सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही इसका इमेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी इसका सेंटर पे ही बनेगा। ये तीसरा हो गया। अब ये दोनों का अगर बोले कि जैसे ये दोनों का बीच में अगर रखिएगा तो ये दोनों के बीच में बनेगा इसका फोकस। अब जैसे मान लीजिए कि बोल देगा कि ऑब्जेक्ट आपको सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रखना है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगा इसका इमेज, तो इसका इमेज डेफिनेटली है सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। चूँकि ज़्यादा दूर है तो ये नज़दीक में बनेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। और वही क्वेश्चन था कि सेंटर पे था इमेज ये ऑब्जेक्ट, तो कहाँ इसका इमेज बनेगा, तो वो बनेगा सेंटर पे ही। ठीक है साथियों, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखने, यानी इसका जो है हमेशा सेंटर पे, तो सेंटर पे ही मिरर के केस में बनेगा, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, आई होप सही आपको समझ में आया होगा। ये जो इसका जो खास करके मैं बताया, और इसका अगर ज़्यादा डिटेल से मैं कभी एक लेक्चर लाऊंगा जो सिर्फ मिरर पे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिरर और लेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसी तत्व शामिल होते हैं कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। ऑप्शन है समूह 17, ऑप्शन बी है समूह 18, और ऑप्शन सी है समूह 16, ऑप्शन डी है समूह 15। तो साथियों समूह यानी ग्रुप 18 जो है उसी को नोबल गैस ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 18 बोला जाता है, लेकिन इससे जो पहले जो था, यानी इससे पहले, ये तो मोसले के द्वारा दिया गया, यानी मेंडलीफ जो है वो ग्रुप 18 नहीं ग्रुप 0 के नाम से, यानी कभी कभी ये भी पूछ देगा तो ग्रुप 0 किस ग्रुप को बोला जाता है, तो वो ग्रुप 0 भी नोबल गैस को ही बोला जाता है, यानी 18 या ग्रुप 0। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे ग्रुप 18 ही है। और ये पूछ देता है साथियों कि अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें यानी एटम वो किस आधार पे उस पर मतलब रखा गया है, किस आधार पे रखा गया। तो साथियों ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा गया है ये। ठीक है, यानी 1913 में दिया था कौन, यह मोसले ने दिया था।
मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें पीरियड पूछ देता, जैसे यहाँ तो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 तक है मैक्सिमम, पीरियड इसमें 7 है, ध्यान रखना। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से, साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए साथियों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ये डेली बार बार कहना ना पड़े साथियों, आप लोगों से ज़्यादा शेयर कर, कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो शेयर कर ही दिया कीजिए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? क्या बोला? नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है जस्ता। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी, ठीक है, यानी चांदी इसका 7 का आंसर हो जाएगा चांदी, ठीक है। अब ये क्या बोला कि उच्च धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करते। सबसे पहला इसका ध्यान रखना कि चालक, यानी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चालक यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालक कौन सा धातु है? तो साथियों यही है, यानी चांदी है सबसे अधिक चालक इसका होता है। और इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि इसका मुख्य अयस्क क्या है? तो साथियों अर्जेंटाइट इसका है, इसका यानी मुख्य मेन जो ओर होता है इसका, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वह होता है अर्जेंटाइट, ठीक है। और यह जो रहता है चांदी पर, ये प्रकृति में क्या होता है, मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। चांदी जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? यानी पीरियडिक टेबल लेफ्ट से, जैसे इस तरह से पीरियडिक टेबल बना रहता है, ये तो कभी तो यही पूछ देता कि एस ब्लॉक किधर रहता है, पी ब्लॉक किधर रहता है, और ये डी हो जाता है SPD, और एफ जो है यह नीचे बना रहता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड ग्रुप, ये एफ रहता है, कभी कभी तो यही पूछ देता है। लेकिन यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से दाईं ओर जाने में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? वृद्धि यानी जो 4 पे है 5, उसके बाद जैसे 8 पे है तो उसके बाद 9 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम का 20, क्लोरीन 17, उल्टा हो गया, मतलब ये नहीं होगा। बेरिलियम यानी 4 है, हीलिबे यानी लिथियम, बेरिलियम 4, बोरोन 5, हाँ ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और सोडियम का जैसे 11, नियोन 9, नियोन 10, ठीक है, तो ये होगा यानी हीलियम का कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 1, तो यानी तीनों उल्टा है, एक ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन होता है? तो ऑप्शन ए है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिकाएं, और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो साथियों जैसा कि जानते हैं आप लोग, जो RBC जो होता है यही ऑक्सीजन को ले जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेते आता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो पहले हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रक्त में पाए जाने वाला RBC जो है वो ऑक्सीजन को परिवहन करता है और उधर से जो है गंदा यानी जो ऑक्सीजन CO2 जो रहता है उसको यह बाहर लेकर आता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें क्या, कभी कभी इसमें पूछ देता है कि लिक्विड ऐसा करके कुछ रहता है कि तरल संयोजी उत्तक, इसका एग्जाम्पल बताइए, यानी इसका एग्जाम्पल यानी तरल संयोजित उत्तक, ऐसे ही ऑप्शन दे दिया। अगर इसी का क्वेश्चन रहता कि तरल संयोजी उत्तक कौन है तो ऑप्शन हो जाता RBC, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और RBC का निर्माण कहाँ होता है साथियों? RBC लाल रक्त कोशिकाएं का पूछता है कि निर्माण कहाँ होता है। हाँ, तो रेड बोन मेरो यानी RBM, रेड बोन लाल अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। RBC का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि, ये रेड बोन मेरो, हाँ लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, एक तो ये होता है। और इसका मुख्य कार्य तो बता ही दिए कि CO2 को वापस लाना होता है,
अब देखिए इसमें क्वेश्चन WBC के बारे में कभी कभी पूछता है, तो ये जो होता है रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है WBC। और RBC वो ऑक्सीजन को घुलाता है शरीर में, घुला के ले जाता है अपने साथ, और फिर जो भी इधर जो दहन होके फिर उधर से CO2 को वापस लाता है। इतना इतना 3-4 पॉइंट रखिए यार, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसे बहुत आसान है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना था, तो इसलिए मैं लेके आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली के प्रति आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है गूंज, और ऑप्शन सी है विरल करना, और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो साथियों आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, आर का प्रयोग प्रतिरोध, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक है, अब इसका ऐसा मात्रक भी आप लोग जानते होंगे ओम, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें प्रतिरोध कभी कभी इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, बोल देगा किसी वायर में प्रतिरोध ज़्यादा है। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका यानी इलेक्ट्रिसिटी पास ज़्यादा करेगा या कम करेगा? तो साथियों कम करेगा, यानी उल्टा रिलेशन रहता है। और ये प्रतिरोध आर जो है, रेजिस्टेंस जो है, ये इसमें ज़्यादा रहता है। किसमें? तो आपके घरों में जो हीटर लगा रहता है इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल है कि आर अगर ज़्यादा है उसमें तब तो वो हीट पैदा करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसी को कंज्यूम करके वह हीट में यानी ताप ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बस इसमें ध्यान रखना कि चांदी की न्यूनतम प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है सिल्वर की न्यूनतम होता है, यानी बहुत ज़्यादा लो, सबसे न्यूनतम होता है चांदी का धातु में। इसीलिए इसका सबसे अच्छा चालकता माना जाता है, यानी चांदी को सबसे अच्छा चालकता माना जाता है। ठीक है, चालकता माना जाता है, यानी रेसिस्टेंस सबसे कम है। यहाँ उल्टा होने का चांस रहता है एग्जाम में। ठीक है, जब जल्दी रहते हैं तो क्या होता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, अच्छा आर है तो मतलब क्या प्रतिरोध कम है, ये तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। इजीली पूछ देगा कि चालकता कम होगा या नहीं, तो आप लोग आराम से इसको बोल देंगे कि चालकता कम होगा। आर कम तो चालकता कम, लेकिन उल्टा होता है, यानी आर रेसिस्टेंस जहाँ पे कम है तो वहाँ चालकता ज़्यादा है, जहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ चालकता कम है, यानी इन्वर्स रिलेशन रहता है इसमें। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आज का लास्ट था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन पता चलते रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं बुधवार को। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।